हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों 11th का 5th लेसन, जिसे एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है बच्चों। आज 5वां लेक्चर है। इसमें मैं क्या पढ़ूंगा बच्चों? इसमें पढ़ेंगे जैसे लिखा हुआ है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है बच्चों। तो आज हम देखेंगे इसका उपयोग बच्चों कैलकुलेशन में किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, फिर देखेंगे एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, फिर देखेंगे बच्चों इसमें डिफर क्या है, फिर हम देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिर हम देखेंगे बच्चों एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर में क्या रिलेशन आता है। और इसी में बच्चों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन भी होगा, चाहे वो एटम होगा चाहे वो आयंस होंगे बच्चों। तो चलो मैं शुरू करता हूँ बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों तो हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है, जिसे हम W से लिख दे रहे हैं बच्चों। इसका कंसेप्ट सबसे पहले बच्चों डाल्टन ने दिया था बच्चों। ये 1800 लगभग 5 में बच्चों, 3 से 5 तक है बच्चों। तो बाद में बर्जीलियस ने भी इसको 1808 में इसको मास नंबर के रूप में, एटॉमिक मास के रूप में देखा। तो ज़्यादातर श्रेय बच्चों हमारा जॉन डाल्टन को जाता है, जो 1903 से लेकर के बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया होगा, इसके अंतर्गत इसने किया था। जब हुआ क्या बच्चों, जैसे मान लेते हैं एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास नंबर में थोड़ा सा डिफर है बच्चों। वो क्या है जरा चेक करो। जैसे ये पेन है बच्चों, अब इस पेन को देखो तो इसमें मुख्य रूप से 3 पार्ट हैं बच्चों। एक तो इसका कैप, और एक इसकी बॉडी, और एक इसके अंतर्गत जो रिफिल डाली गई है बच्चों। तो सोचिए, अब अगर मैं इसका वेट बता दूं बच्चों, इस बॉडी का वेट बता दूं, उसके अंदर रिफिल का वेट बता दूं, तो अगर मैं पूछूं कि पूरी ये पेन का वेट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कैप का वेट प्लस बॉडी का वेट प्लस रिफिल का वेट बच्चों। ऐसे ही किसी भी एटम में बच्चों जितने फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं उनका समेशन कर देते हैं, तो जो निकल के सामने आता है बच्चों वही होता है एटॉमिक वेट बच्चों। क्या होता है? एटॉमिक वेट। तो टोटल सम फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल बच्चों। तो टोटल सम फंडामेंटल पार्टिकल्स बच्चों, पार्टिकल्स वो कौन से हैं? प्रोटॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन हैं, और क्या है? न्यूट्रॉन है बच्चों। ठीक है, इसी का सम क्या कहलाता है बच्चों? एटॉमिक वेट। तो टोटल सम वेट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल दैट इज एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू होता है बच्चों प्रोटॉन का वेट प्लस न्यूट्रॉन का वेट और प्लस इलेक्ट्रॉन का वेट बच्चों। ठीक है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है बच्चों, उसी को हम कहते हैं एटॉमिक वेट बच्चों। तो टोटल सम यही स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल है। याद है बच्चों, हमने आपको बताया था किसी एटम में बहुत से फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से स्टेबल 3 ही होती हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इन्हीं का समेशन जो होता है बच्चों वही कहलाता है एटॉमिक वेट बच्चों। सबसे पहले कौन दिया था? जॉन डाल्टन ने बच्चों। बाद में इसको बर्जीलियस ने इसको प्रूव कर दिया कि हाँ, डाल्टन ने जो कहा है बच्चों सही है। तो इस प्रकार से परमाणु भार, जिसे कहते हैं बच्चों एटॉमिक वेट, परमाणु भार बराबर होता है समस्त मूल कणों के योग के बराबर। तो समेशन ऑफ ऑल द फंडामेंटल पार्टिकल, स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम, दैट इज नथिंग बट एटॉमिक वेट बच्चों। और इसी से मिलता जुलता होता बच्चों एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर बच्चों, जिसे आप ए से लिखते हैं। एटॉमिक मास नंबर होता है बच्चों वेट ऑफ न्यूक्लियस का वेट। न्यूक्लियस में बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं बच्चों, और इसी को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूक्लियॉन बच्चों, तो न्यूक्लियॉन जो होता है तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समेशन को एक नाम देते हैं बच्चों, जिसे कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों, न्यूक्लियॉन इज
दैट इज ए सम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड क्या बच्चों, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन, और जैसे मान लेते हैं बच्चों किसी क्लास में, ठीक है, तो 10 गर्ल्स हैं, 50 बॉयज़ बैठे हुए हैं, तो उनका हम कहेंगे कितने स्टूडेंट हैं। अब स्टूडेंट गर्ल्स भी हैं, स्टूडेंट बॉयज़ भी हैं, तो इनकी कैटेगरी बच्चों अलग अलग होती है, लेकिन हम एक ही भाषा में बोलते हैं स्टूडेंट। इसी तरह से बच्चों जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, इसी को कलेक्टिवली जो कहा जाता है उसे कहते हैं बच्चों न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस में पाए जाने वाला स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स बच्चों। तो ये आपका, और ऐसा देखा गया बच्चों, चूंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं किसी में न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियॉन एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ प्रोटॉन एंड वेट ऑफ क्या बच्चों, न्यूट्रॉन। तो ए इज इक्वल टू पी प्लस एन होता है, लेकिन इसको देखो बच्चों, W इज इक्वल टू पी प्लस एन प्लस ई होता है। तो अगर हम इनका दोनों कंपेयर करते हैं बच्चों, रिलेशन देखते हैं, तो सभी बच्चे जानते हैं, अगर मैं कहूं बच्चों कि इसके बीच में जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ए एंड डब्ल्यू, तो आप पाएंगे क्या बच्चों, ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बच्चों, वो हमने पढ़ा था 1/1837 मतलब बच्चों 1837 पार्ट ऑफ प्रोटॉन। तो सोचिए अगर हम प्रोटॉन के 1837 टुकड़े कर डालें बच्चों, तो जो एक टुकड़े का मास आपको देखने को मिलेगा ना, वही होता है इलेक्ट्रॉन का वेट बच्चों, और जो कि ये नेग्लेजिबल हम मान सकते हैं, इनके कंपेयर में बच्चों इसका वेट कुछ भी नहीं है, नेग्लेजिबल है बच्चों, ये नेग्लेजिबल मास है। तो इसको अगर मैं छोड़ भी सकता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत छोटी राशि होती है बच्चों। तो आप कह सकते हैं कि जब हम इसको छोड़ देंगे बच्चों, तो आप कह सकते हैं कि इसको अगर छोड़ दिया जाए, इस मास नंबर में से इसका वेट बच्चों निकाल दिया जाए, क्योंकि नेग्लेजिबल है, तो हमारे पास पी प्लस एन ही तो बचेगा बच्चों। तो यही तो आपका ए है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं बच्चों W इज इक्वल टू होता है आपका P प्लस एन प्लस ई बच्चों। अगर ई को हम नेग्लेजिबल मान लेते हैं, जो कि नगण्य है बच्चों, तो यही W इज इक्वल टू होता है P प्लस एन, और यही इज इक्वल टू किसके आता है बच्चों, ए के। अर्थात W और मास नंबर में, वेट एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर में बच्चों बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, केवल अंतर इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है बच्चों। आई बात समझ में। तो ये तो बच्चों सामान्य रूप से एटॉमिक मास है। वैसे देखा जाता है बच्चों, एटॉमिक मास जो होता है, ठीक है, ध्यान रहे बच्चों, एटॉमिक मास पहले माना जाता था होल नंबर होता है बच्चों। तो एटॉमिक मास जो नंबर होता है बच्चों, जिसको हम ए से लिखते हैं, ये बच्चों इवन हर समय ऑड भी हो सकता है बच्चों, ऑड भी हो सकता है या इवन भी हो सकता है बच्चों। अब कारण क्या है, इवन कब आता है, तो आप एक बात सोचो बच्चों, प्रोटॉन निश्चित होते हैं, न्यूट्रॉन निश्चित होते हैं, तो इनको जब आप जोड़ेंगे, एक एक प्रोटॉन एक एक न्यूट्रॉन, तो 2 आएगा, क्योंकि 1 mU उसका हम मास लेते हैं। लेकिन ये फ्रैक्शन में आता है। कारण क्या होता है बच्चों, इसके जो आइसोटोप्स होते हैं बच्चों, आइसोटोप्स जो होते हैं बच्चों, वो किसी एलिमेंट के होते हैं, नेचर में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन का है बच्चों 1H, 1H2 और 1H3, ये तीनों पाए जाते हैं। तो इसका वेट बच्चों 1 है, इसका वेट 2 है, इसका वेट 3 है। तो इसका मैं क्या निकाल लेता हूं बच्चों, एवरेज। क्या निकाल लेते हैं, एवरेज। तो जो आपका मास नंबर होता है बच्चों, वो एवरेज मास होता है। तो एवरेज मास में भी ऑड नंबर में आ सकता है बच्चों। तो क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या तो बराबर होती है, और उसको जोड़ते हैं तो एटॉमिक मास नंबर निकलता है। लेकिन जैसे क्लोरीन का देखो बच्चों 35.5 आता है, तो यहाँ पर 0.5 किसका हम माने उसमें क्लोरीन के किस का मान हमें, अब प्रोटॉन का मास हम आधा करें या न्यूट्रॉन के मास को आधा करें तो संभव नहीं है। तो क्लोरीन के आइसोटोप्स देखते हैं बच्चों। क्लोरीन के आइसोटोप्स 2 होते हैं, क्लोरीन 17 और 35 और क्लोरीन 17 और 37। अब ये नेचर में कितने % पाए जाते हैं, इनका एवरेज निकाल लेते हैं बच्चों, तो फ्रैक्शन में आता है। इसीलिए बच्चों एटॉमिक मास नंबर में भी
फ्रैक्शन इन नेचर। व्हाई? बिकॉज आइसोटोप्स प्रेजेंट इन नेचर ऑफ ऑल द एलिमेंट बच्चों। सभी तत्वों के समस्थानिक होते हैं बच्चों, इसीलिए इनका हर अलग अलग समस्थानिकों का वेट अलग अलग होता है, नेचर में उसका प्रेजेंस अलग अलग होता है। तो जब इसका हम एवरेज निकालते हैं बच्चों, तो एवरेज एक प्रकार का इवन नंबर या ऑड नंबर में भी आ सकता है। तो ऑड में भी आ सकता है बच्चों, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके आइसोटोप्स पाए जाते हैं। हर आइसोटोप्स क्या होता है? मास अलग अलग होता है बच्चों। तो चलिए बच्चों, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट में डालो। अब इसके बाद हम एटॉमिक नंबर पर आते हैं बच्चों। चलो बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों एटॉमिक नंबर पर। देखो, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई बच्चों, ठीक है, तब लगभग बच्चों 1913 में, ठीक है, प्रोटॉन की 11 में हो गई, 1911 में प्रोटॉन ने, रदरफोर्ड ने इसका खोज कर डाला था। अब बाद में 1913 बच्चों एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मोज़ले। मोज़ले ने सबसे पहले बच्चों डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर बच्चों, एटॉमिक नंबर की खोज किया था, जिसे जेड किया था। तो अगर क्वेश्चन आए बच्चों, हु डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर? दैट इज मोज़ले। आफ्टर द 2 years ऑफ द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बच्चों, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी खोजा जा चुका था बच्चों 1879 में ही। अब 20th सेंचुरी में 1911 में प्रोटॉन खोज लिया गया, और फिर न्यूट्रॉन तो बच्चों बहुत बाद में खोजा गया था 1932 में, ठीक है, चैडविक द्वारा। ये पिछले चैप्टर में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है। तो जरा देखो बच्चों, तो मोज़ले ने बच्चों एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे मोज़ले एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मोज़ले एक्स रेस एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों। तो एक्सरेज उनसे एक्सपेरिमेंट करके देखा था बच्चों। तब उन्होंने देखा जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट के जो गुण होते हैं ना बच्चों, वो डिपेंड किए जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन बच्चों एटॉमिक नंबर। पहले देखो बच्चों, जब डाल्टन थ्योरी आई थी, तो पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा बच्चों, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का अरेंजमेंट जब मेंडलीव थे, ठीक है, उन्होंने उसके स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, किसी एलिमेंट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को एटॉमिक मास माना था बच्चों। तो एटॉमिक मास उन्होंने बताया था कि दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शनल टू द एटॉमिक मास बच्चों। जैसे जैसे ग्रेजुअली एटॉमिक मास बढ़ता है, उसकी प्रॉपर्टी भी बदल जाती है बच्चों। लेकिन 20 तक तो ठीक था, इसके बाद बच्चों बदल गया। तो समस्या ये आ गई कि जब मास नंबर बच्चों उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को नहीं दिखा रहा है, तो केमिकल प्रॉपर्टी को दिखाने वाला है कौन? इस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट बच्चों अलग अलग, ठीक है, एलिमेंट या मेटल को लिया और उस पर एक्सरे डाला और उसकी जो फ्रिक्वेंसी को मेजर किया, तो उन्होंने पाया कि अलग अलग एलिमेंट का फ्रिक्वेंसी बच्चों अलग अलग आ रही है। इसका मतलब जो फ्रिक्वेंसी किसी एलिमेंट की बच्चों स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए केमिकल, उसको हम बच्चों ये एक्सरे एक्सपेरिमेंट जो मोज़ले ने किया था, उसका एक हम वीडियो बनाए बच्चों, इसके आगे वही मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को लिखने के लिए भी आता है, उससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, उसका फार्मूला भी हम डेराइव करके निकालेंगे, ठीक है। तो ये है बच्चों, उन्होंने पाया क्या कि जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज इन एटम बच्चों, एटम में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? न्यूक्लियस में। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि एटॉमिक नंबर that is nothing but number of proton present in nucleus, that is called atomic number बच्चों। तो number of proton बच्चों, प्रोटॉन इन न्यूक्लियस में जो भी बच्चों प्रोटॉन पाया जाता है, उसी के नंबर को ही क्या कहा जाता है? इन न्यूक्लियस, दैट इज ए एटॉमिक नंबर बच्चों। वही एटॉमिक नंबर या जेड के बराबर होता है। लेकिन बच्चों जो एटम होता है बच्चों, सभी बच्चे जानते हैं एटम ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बच्चों। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है कि उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हो बच्चों। तब यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एटम तो बच्चों न्यूट्रल होता है, तो इस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अर्थात किसी एटम के लिए बच्चों Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और यही इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये किसी एटम के लिए है बच्चों। बट
कोई आयंस है बच्चों, जैसे सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है बच्चों, तब इसमें जो एटॉमिक नंबर होगा बच्चों Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। तो कहने का मतलब बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सभी में सिमिलर होते हैं, चाहे वो उसका हो या इसका एटम हो, चाहे इसका आयन हो, क्योंकि आयन का फॉर्मेशन बच्चों इलेक्ट्रॉन के निकलने या आने से बनता है। प्रोटॉन का बच्चों उसमें कोई भागीदारी नहीं होता। कोई भी एलिमेंट अगर एटम है, एटॉमिक रूप में है, न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बच्चों तो प्रोटॉन तो वही रहते हैं। ठीक है, तो चाहे वो एटम हो चाहे वो आयंस हो बच्चों, किसी एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बच्चों सभी के लिए लागू हो जाता है, लेकिन एटम के लिए एक और लागू हो जाता है। एटम न्यूट्रल होते हैं, वही एटम के इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी दिखा देता है बच्चों। तो चलिए बच्चों फटाफट इसको नोट करिए। इसके बाद हम आते हैं इनके रिलेशन पर बच्चों। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर में क्या रिलेशन होता है और कैसे मैं उसका कैलकुलेशन करता हूं बच्चों। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लो बच्चों। चलो बच्चों, रिलेशन बिटवीन ए एंड जेड। ध्यान है बच्चों, अभी आपने पढ़ा है जेड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, प्रोटॉन की संख्या। ए इज इक्वल टू होता है पी प्लस एन। होता है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों कि हमारे पास इसके स्थान पर, इस पी के स्थान पर क्या मैं जेड नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा जेड प्लस एन बच्चों, या एन इज इक्वल टू आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड के हो गया बच्चों। ये देखो आपका ये आ गया। तो अगर आपको किसी एलिमेंट को दिखाना है बच्चों, चलो मान लेते हैं आपके पास बच्चों एक्स एलिमेंट है। ये एक्स क्या है बच्चों? ये एक्स आपका कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो मेटल हो बच्चों, चाहे वो नॉन मेटल हो, वॉटेवर कुछ भी हो सकती है बच्चों। तो इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों दो फैक्टर का प्रयोग करते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं। जो यहाँ पर ऊपर लिखा रहता है बच्चों वो एटॉमिक मास नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर होता है बच्चों, जो दिखाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को बच्चों। और नीचे लिखा रहता है बच्चों जेड, ऐसे लिखा रहेगा। तो ये होता है बच्चों एटॉमिक नंबर को दिखाता है, एटॉमिक नंबर को। और ये प्रोटॉन है, अगर वो बच्चों एटम है तो यही किसके बराबर हो जाता है? इलेक्ट्रॉन के। चूंकि एटम न्यूट्रल होते हैं तो जितना प्रोटॉन होगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, उतना ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तो ये आपस में बराबर होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ मेरे पास सोडियम एटम है बच्चों, अब इसका 23 और 11 है, तो इसका क्या है बच्चों? ये इसका एटॉमिक मास नंबर है बच्चों। ये एटॉमिक मास नंबर है और ये क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर है। इसीलिए बच्चों जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एटॉमिक नंबर से करते हैं, क्योंकि किसी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर में जितने प्रोटॉन है बच्चों उतने ही क्या होते हैं? बोलो, इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सोडियम में बच्चों, इस सोडियम में कितने प्रोटॉन हैं, तो आप कहेंगे सर जेड ही तो प्रोटॉन दिखाता है, तो इसका जेड कितना है बच्चों? 11 हो गए। ठीक है, अगर मैं कहूँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो जेड ही इलेक्ट्रॉन को भी दिखा रहा है, तो 11 हो गए बच्चों। अगर मैं कहूँ इसमें न्यूट्रॉन कितना है, तो ए माइनस जेड लिखेंगे बच्चों। ये देखो ए माइनस जेड, तो ए की वैल्यू 23 माइनस जेड है 11 इज इक्वल टू 12 न्यूट्रॉन है बच्चों। तो इसमें प्रोटॉन 11 हैं, इलेक्ट्रॉन 11 हैं और न्यूट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 12 हो गए। ठीक है, अब जरा देखो बच्चों, अगर मान लेते हैं यही बच्चों एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया तो सोडियम आयन बना कि नहीं? तो हमने इस सोडियम आयन में प्रोटॉन कितने, क्या मैंने प्रोटॉन निकाला बच्चों? नहीं, तो ये 11 हैं। हमने अब इलेक्ट्रॉन की बारी आई बच्चों, इलेक्ट्रॉन पहले 11 थे, एक मैंने निकाल लिया तो बचे बच्चों 10। क्या मैंने न्यूट्रॉन निकाला है? नहीं बच्चों, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या भी 12 है। तो एक चीज आपने देखा बच्चों, क्या अनचेंज रहा? ये अनचेंज रहा और ये अनचेंज रहा, लेकिन ये बच्चों बदल गया। देख रहे हो ना? तो सवाल उठता है कि मैंने कैसे निकाल लिया। तो कोई भी कैटायन है बच्चों, कैटायन पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सॉरी बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है बच्चों जेड माइनस जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। जितना पॉजिटिव चार्ज है उसमें से जेड घटा देते हैं बच्चों, तो हमारा निकल आता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी एम है बच्चों, इस पर एन पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर एन की संख्या कितनी है बच्चों? तो इसका इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके लिए बच्चों, इसके लिए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? तो आप
इस इलेक्ट्रॉन को जो निकालते हैं, ये चार्ज के लिए बच्चों पहले तो हम Z लिखेंगे, चलो मैं लिख दिया। अब इसके बाद इस पर प्लस करेंगे बच्चों n। n क्या है? पॉजिटिव या निगेटिव अपॉजिटिव चार्ज की संख्या है बच्चों, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखो Z 11 है बच्चों, 11 में से मैं ये यहाँ सोडियम पर बच्चों कितना है? 1 पॉजिटिव चार्ज है, 1 घटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने निकल आए बच्चों? ये आ गए बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। बार बार इस चीज को निकालना नहीं बच्चों, जितना पॉजिटिव चार्ज देखो Z में से घटाओ, ठीक है, Z में उतना क्या करो बच्चों? जोड़ दो। सॉरी बच्चों, यहाँ Z में उतना क्या करो? घटा दो। ये देखो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों तो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज किया है Z में से घटा दो, सीधी सी बात है बच्चों। जैसे यहाँ पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसका 11 होता है बच्चों, तो 11 माइनस 1, एक पॉजिटिव चार्ज है तो 10 इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं आए बच्चों। अगर वो कैटायन होता है, चलो मैं यही बता देता हूँ बच्चों, अगर ये कैटायन होता है बच्चों, एनायन, अगर ये तो क्या रहा बच्चों? ये किसी कैटायन के लिए है। अगर वो कोई एन आयन है बच्चों, एन आयन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन उसने लेकर के नेगेटिव चार्ज बनाया है, तो जितना इलेक्ट्रॉन ले लिया उसको जोड़ोगे बच्चों, तो प्रोटॉन की संख्या तो हर समय Z के बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ध्यान दें बच्चों, न्यूट्रॉन की संख्या भी वही होगी Z के बराबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों बदल जाएगी। पहले Z हम लिखेंगे जितने थे उसमें इलेक्ट्रॉन, और प्लस यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं। तो इस पर मान लेते हैं बच्चों N चार्ज है, तो यहाँ पर N नेगेटिव चार्ज को हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका ये। जैसे देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ, इसी को एक इधर दिखा दे रहे हैं बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ हमारे पास क्लोरीन 17 है बच्चों और 35 है, ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, तो प्रोटॉन कितने हैं बोलो? 17 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 17 हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं? इसमें से इसको घटाओगे बच्चों, ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 35 माइनस 17। अब ये भी जो आएगा अपना घटा लीजिएगा। अगर ये क्लोराइड आयन बनाया है बच्चों, ठीक है, तो प्रोटॉन तो वही रहेंगे, प्रोटॉन कितने होंगे बच्चों? 17 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन बच्चों बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? Z और प्लस नंबर ऑफ चार्ज 1 बच्चों, N की वैल्यू इसमें 1 है, तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आपका 17 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आया बच्चों? 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ठीक है, इस क्लोराइड आयन में बच्चों। पहले इसमें 17 थे, अब खुद सोचो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तब तो एक नेगेटिव चार्ज है, तो 17 का क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 हो गए। देख रहा हूँ ना, तो जितना नेगेटिव चार्ज रहता है बच्चों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जोड़ते हैं, और जितना पॉजिटिव चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतना घटा देते हैं, सीधी सी बात है बच्चों। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट बच्चों। तो ये तो रहा बच्चों, हाँ एक चीज और आपको दिखा देते हैं, ले लीजिए, इसके बाद दिखाते हैं, ले लीजिए। चलो बच्चों, अब देखो, किसी भी एलिमेंट का बच्चों, कोई भी एलिमेंट होता है तो इस एलिमेंट के बच्चों दो प्रॉपर्टी होती हैं। जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों दो होती हैं, एक होता है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी होती है बच्चों आपकी केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण बच्चों। भौतिक गुण और रासायनिक गुण, दो गुण होते हैं बच्चों। सवाल ये है कि बच्चे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि किताब में लिखा रहता है फलाने का फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये समझ में नहीं आ पाते हैं कि इसमें कौन सा गुण मैं क्या लिखूं बच्चों। तो ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर इज डिफाइंड एज द विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कुछ भी हो बच्चों, हाँ, मेजर्ड, उसको मापा जा सकता है। जैसे टेम्परेचर, उसका मेल्टिंग पॉइंट नाप सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट नाप सकते हैं, सॉलिबिलिटी नाप सकते हैं, हाँ, ये सब बच्चों जो मेजर्ड किया जा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाप सकते हैं। तो जो विच प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड आर एक्सपीरियंसेस बाय सेंस ऑर्गन, जो अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम उसका अनुभव भी करें। तो जो नापा जा सकता है, जिसके ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है बच्चों, दैट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव क्या करोगे बच्चों? किस रंग का है, किस गंध का है, किस स्वाद का है, तो ये भी भौतिक गुण में आए। मेजरमेंट किसका कर सकते हो? उसके गलनांक, क्वथनांक, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसे कहते हैं हिमांक, जिसे कहते हैं अपवर्तनांक, सॉलिबिलिटी, विलेयता, कितना घुलता है कितना नहीं, तो ये सब बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी ओनली एंड ओनली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। हम फलाने ठिकाने से रिएक्शन कराएंगे तो फलाने फलाने या फलानी फलानी बनेगी,
है ना। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, जो एक्सपेरिमेंटल होता है, जब तक हम करा के देखे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलता है इसमें क्या बनेगा, तो उसे कहते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी। जो एक्सपेरिमेंटल हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी। और जो इसका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसका हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम उसको मेजर कर सकते, देख सकते, अनुभव कर सकते हैं, तो वही वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों। तो ध्यान रहे, किसी एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन बच्चों ए पर, एटॉमिक मास नंबर। तो क्वेश्चन आता है बच्चों, एटॉमिक मास नंबर इंडिकेट टू द, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट बच्चों। और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी, ये डिपेंड करती है बच्चों, डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर बच्चों। तो एटॉमिक नंबर जिसका सेम होगा बच्चों उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, जिसका एटॉमिक मास नंबर जो है सेम होगा तो उसकी लगभग बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, इसीलिए बच्चे लोग देखे होंगे आइसोटोप्स का जेड सेम होता है, चाहे प्रोटियम हो, चाहे ड्यूटेरियम हो, चाहे टाइट्रियम हो बच्चों, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन मास नंबर अलग अलग होते हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। तो क्वेश्चन आता है बच्चों, विच केमिकल प्रॉपर्टी इंडिकेट टू द, तो क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों एटॉमिक मास नंबर और जेड। किसी तत्व का रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है तो कौन करता है बच्चों, जेड या एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर बच्चों। ठीक है, और इसी को बच्चों ये डिपेंड करता है, इस पर मोजले ने अपने एक्सरे स्टडी द्वारा निकाला था, जिसे कहते हैं मोजले एक्सरे एक्सपेरिमेंट बच्चों, उसको हम बाद में देखते हैं। तो चलो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो सिस्टमैटिक ढंग से आप जो है वीडियो को देखा करो बच्चों, क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से रिलेटेड होता है। तो जो बच्चे नए हैं, ठीक है, वो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ये लेक्चर नंबर 5 है बच्चों। तो जब सीरियल से देखिए तो चाहे तो आप अपनी कॉपी बना सकते हैं बच्चों, और अपने इस चैप्टर को बहुत आसानी से कवर्ड भी कर सकते हैं बच्चों। बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक, थैंक यू।